बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात पाक अफवाज की एक ऐसी तारीखी शख्सियत सरदार अय्याज खालिद साबिक हवालदार से करवाते हैं जो कि 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान के महाज पर मैदान जंग में शामिल थे और सकूत ढाका के बाद बतौर जंगी कैदी हिंदुस्तान में 2 साल पाबंद सलासल रहे और दिसंबर 1973 में उनकी रिहाई हुई। आज उनसे हम उस वक्त की यादें शेयर करते हैं। सरदार अय्याज खालिद साहब, आप सकूत ढाका के मुतालिक आंखों देखी कुछ यादें हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना मुनासिब पसंद करेंगे? बिल्कुल जनाब, वेलकम। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछें कि उधर क्या हुआ था, कैसे हुआ। जी, वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये आप एक चलती फिरती लिविंग लेजेंड तारीखी शख्सियत हैं और जो आपके दिल में जो आपने देखा है, जो आपने वहाँ पे महसूस किया है, वो हमारी नौजवान नस्ल को बताएं कि एक्चुअली 1971 में वहाँ क्या हुआ था। बिल्कुल जी, जरूर पूछें आप, मैं बताऊंगा कि कुछ तारीख ऐसे गोशे हैं जो अभी तक किताबों में नहीं आए और फौज को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की गई, जो कि सरासर एक जुल्म और ज्यादती के मुतरादिफ है। और मैं जब वो पढ़ता हूँ या सुनता हूँ टीवी पर इन नाम ने आस्ते आस्ते दामों से जो अपने आप को वतन भी कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। आप जरा खुल के बताएं, अपने हमारे नाज़रीन को खुल के बताएं कि हमारी फौज का वहाँ क्या किरदार था, वहाँ के अवाम के सेंटिमेंट्स क्या थे और हमारी जो इस नाम निहाद सियासी अशराफिया है, ये हमारी फौज को जो बदनाम करने की आए दिन साजिशें करती है, इसके बारे में आप खुलकर बताएं। हमारे पास उस वक्त सिर्फ 2 डिव थे, 14 डिव और 16 डिव। 14 डिव पहले से ढाका में था, 16 डिव बाद में गया और 2 डिवों में टोटल 24 यूनिटें होती हैं। हर यूनिट में 800 बंदे होते हैं और ये फौज की बड़ी हिम्मत थी तो उन्होंने नई जगह, नया मौसम, नए लोगों में रहकर पाकिस्तान को बचाने की भरपूर कोशिश की, वहाँ की तकलीफें बर्दाश्त की। लेकिन दुख ये है कि सब चीज़ें फौज पर ठाई दी गई जबकि इसमें सियासी कारकुनों का ज़्यादा हाथ था, जिसमें मैं मुजीबुर रहमान, भुट्टो और इंदिरा गांधी, ये 3 किरदार थे। मैं इन 3 किरदारों की वजह से पाकिस्तान और इन तीनों किरदारों का अंजाम जो हुआ वो सबके सामने। उस वक्त फौज को ये कहकर बदनाम किया जाता है कि वहाँ पर हर किस्म के बुरे कामों में मुलव्वस थी, जो कि मुकम्मल गलत है। फौज के पास ना इतना टाइम था, न ये सोच थी और न ही पाकिस्तानी फौज करप्ट है। और बाद में ये चीज़ अभी मोदी ने ये साबित की और वहाँ के कुछ राइटर्स ने लिखे, जो कि मैंने कैद के दौरान पढ़ी, कि जितनी बुराइयां की गई, जितने रैप केसेस हुए, चोरी के केसेस हुए, बैंक तोड़े गए, ये सब इंडियन लोग थे जिन्होंने तोड़े। यानी कि आप इस बात को वेट कर रहे हैं कि जो जनाब सदीक सालिक, ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब ने अपनी किताब ढाका डूबते देखा में बयान किया है, आप यानी कि उसको वेट कर रहे हैं? मैं मुकम्मल तौर पर उनसे एग्री नहीं हूँ। ओके। वो दफ्तरों में थे और मैं फील्ड में था। मैंने जो कुछ फील्ड में देखा मैं उसके मुताबिक जानता हूँ। सदीक सादिक ने कुछ सुनी सुनाई बातें की जिनसे मैं कम अज कम मुझसे नहीं। देखें, वो ISPR के उस वक्त वहां पे मेजर थे और वो हमारे जो आला हाई अप्स थे उनके साथ वो हर वक्त राब्ते में थे। बेशक थे, लेकिन ऑन ग्राउंड मैं था। जमीनी हकायक मेरे पास है, सदीक सादिक साहब के पास नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह। ओके। और अब भी जब मैं कभी वो वक्त देखता हूँ, ज़हन में आता है तो मुझे इंतहाई दुख होता है कि पाकिस्तान कैसे बनाया गया और कैसे तोड़ा गया। वहाँ पर क्या क्या मुजालिम हुए और वहाँ पर सर्विंग फौजियों ने
ऑफिसर से लेकर सिपाही तक ने क्या क्या तकलीफें झेली, उसका तस्वर ही नामुमकिन है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाक फौज को बदनाम करने के लिए ऐसी खुद साख्ता कहानियां घड़ी गईं ताकि जिसमें पाक फौज को बदनाम किया जा सके। बिल्कुल, उसकी मेन वजह सर ये है कि ये कहते हैं कि 1 लाख कुछ हजार, जबकि तीसरा दिन बाद में क्या पर 9 डे था, वो बाद में क्या प्रोफेसर समानी की हालत में था, इमरजेंसी में आया था, उसके पास पूरा सामान भी नहीं था, जबकि हमारा मुकाबला हिंदुस्तान के 5 कोरों से था और एक कोर में उनके हमारे 3 डिब हैं, उनके 4 डिब होते हैं और उसके 2 कोरों में 5 डिब थे। और उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने कहीं भी लड़कर जगह नहीं छोड़ी। ये कहें कि पाकिस्तान में फौज का शिकस्त हुई, जो कि भुट्टो चाहता था कि न्याजी ये कहे कि फौजी शिकस्त है। शिकस्त तब होती है कि लड़ते लड़ते मैं अगर पीछे हटता हूं, जगह छोड़ देता हूं और वहां पर आकर दुश्मन कब्जा करता है, तो वो इलाका दुश्मन उसे मकतू इलाका कह सकता है। लेकिन मेरी फौज ने जिस साइड पे मैं था, खा वो राजशाही थी खा बोगरा थी, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि जहां से ये पता चले कि फौज पीछे हटी है या शिकस्त खा। अयाज खालिद मटियालवी साहब, आप, मैं कह सकता हूं आपको कि आप आई विटनेस थे डाका फाल के, आप वहां मौजूद थे। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या आपके ख्याल में हथियार फेंकना का जो किरदार था ये किसका था? यानी क्या फौज ने हथियार डाले या हमारी सियासी क़यादत ने हथियार डाले? फौज से हथियार डलवाए गए थे और ये कहकर डलवाए गए थे कि अगर आप हथियार नहीं फेंकेंगे तो हमारा लाहौर और शरकोट सेक्टर खतरे में है, लिहाजा आप हथियार फेंकें ताकि जंग बांध लो। जबकि भुट्टो ने ये कहा था कि जंग अभी रोक देनी चाहिए, और जब मौका था जंग रोकने का, और अब मुझे याद नहीं कौन सा मुल्क उसका नाम मेरे ज़हन में आ रहा, उसने करारदाद पेश की थी कि फौजें वापस चली जाएं और वहाँ पर सियासी हल तलाश किया जाए और जिसकी अक्सरियत है उसको हुकूमत दी जाए। लेकिन भुट्टो मरहूम ने न जाने क्या सोचा था कि उन्होंने इस करारदाद को, पोलैंड की करारदाद थी, पोलैंड की करारदाद को फाड़ दिया और ये एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ। सरदार अयाज खालिद मटियालवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश की आवाम, जिसको जो हमारी मशरकी पाकिस्तान की आवाम थी, जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है, वो हमारी पाक अफवाज के खिलाफ क्यों हो गई थी? वो क्यों मुखालिफ हो गई थी? वो क्यों उन्होंने इंडिया को वेलकम कहा? एक तो उसकी वजह ये थी वहां पर हिंदुओं की अक्सरियत थी। ये हालत नहीं थी जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से हिंदू चले गए थे हिंदुस्तान, लेकिन वहां पर रहे। वहां पर जितने टीचर थे, उस्ताद थे, मुअल्लिम थे, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर थे, सब हिंदू थे। उन्होंने उनके दिमाग इस तरह बनाया। और मैंने ये भी पढ़ा है कि मतलब जाहिर बात है, मैं उस वक्त बच्चा था, मैंने पढ़ा है कि वहाँ की जो किताबें थी, जो निसाब था, उसके अंदर हिंदुओं की राइटर्स की किताबें डाली गई और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। यहाँ तक आ गया कि जी कमाते आप हो और खाता जो है मगरबी पाकिस्तान है। और जब उनकी कौमी असम्बली के जो कुछ मेंबरान थे, जब वो इस्लामाबाद आए थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों को सूंघ कर कहा था कि इनमें से पटसन की बू आती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहां पर लोगों को हमारे हालात यहाँ के नहीं पता। मेरे चंद दोस्त थे, उनके पास मैं जाता था और उनको जब मैं बताया करता था कि मेरा हाई स्कूल मेरे गांव से 3 मील दूर है और मैं पैदल जाता हूँ, तो वो बड़े हैरान होते थे। जब मैंने उन्हें कहा कि मेरी माँ अपने सर पे मटके रख के 2 मील दूर से पानी लाती है हमारे लिए, तो बड़े हैरान हुए। और उन्होंने मुझे कहा यार तुम मजाक कर रहे हो, ऐसे नहीं है। लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको मैंने कैल किया। उसकी मेन वजह कुछ उनके गद्दार लीडर थे और कुछ ये भी आप कह सकते हैं कि निसाब में भी उनके कमी थी, जो उन्हें हालात वाक़यात से आशना करती कि पाकिस्तान में हम लोग कैसे रहे।
जहाँ तक गुर्बत से ताल्लुक है वो दोनों हिस्सों में बराबर थी, ऐसी कोई बात नहीं कि आदमी कहे कि नहीं। वहाँ पर लोग खुशहाल भी थे, बड़े पढ़े लिखे थे और इंतहाई मोहब्बत वतन भी थे। सही। जब फाल ऑफ ढाका हुआ, मैंने राजशाही में बड़े बूढ़े औरतों को रोते देखा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर वो दुआ मांग रहे थे हमारे लिए। इससे बड़ी हम पाक फौज के लिए दुआ मांग रहे थे। बिल्कुल हमारे लिए दुआ मांग रहे। अच्छा, जब आप इंडिया पहुंचे तो वहां जाहिर बात है आपको कैद कर लिया गया था, तो उसके बाद जब आप इंडिया पहुंचे तो वहां पे जो इंडियन फौज का हमारी पाक आर्मी के साथ जो रवैया था या क्या था, कैसा था, आप उस बारे में क्या बताना मैं चाहते हैं? उस रवैये को बुरा नहीं, उनका रवैया अच्छा था। और उसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि ये ट्रेंड सोल्जर है, अगर मामूली भी गड़बड़ हुई तो ये मारने और मरने के लिए तैयार हैं। और मैं ये समझा था कि जब हम वापस आएंगे हमें इतनी गैरत थी कि हम दोबारा बदला ले सकते। मुझे उस दिन अच्छे तरीके से याद है कि जब हमारे अफसर गाड़ियों से उतरे, इनके पास सामान था जिनमें कर्नल भी शामिल था। तो एक गोर का मेजर, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं, वो था बड़ा बासूर, उसने शाउट करके कहा था, "These commanding officer forget about their command, put their luggage on your head." कि कमांडिंग अफसर ये भूल जाए कि हम कमांडिंग अफसर, अपना सामान सर पे उठाओ और बाहर नहीं। ये अल्फाज मुझे अब भी बड़े सख्त चुभते हैं। और फिर आपको मजे की बात बताऊं इनकलाब ज़माना के बारे में। मैं उस वक्त लाखनायक था, हम जा रहे थे टूवर्ड इंडिया, नटोर से। नटोर उनका एक तहसील लेवल है, रास्ता क्रॉस करके। रात वक्त था, हम गाड़ियों में बैठे, मैं सीट पर बैठा था। मेरे बाईं तरफ मेरा कोई कमांडर मेजर सती और दाएं तरफ मेरा लेफ्टिनेंट मेजर इलियास बैठे। रात को जब नींद से उन्हें ऊँग आती तो एक का सर मेरे घुटने से लगता, दूसरे का दूसरी साइड से लगता, और मैंने उन्हें गालियां दी। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन यूं ही सुबह रोशनी हुई तो मैंने देखा, मैं सीट पर खड़ा हो गया और मैंने ये फिक्रा कहा था कि वाह इनकलाब ज़माना, लाख खालिद सीट पर, एजेंट और कंपनी कमांडर मेरे पाँव। मैं उस वक्त को भी नहीं हूँ। दुरुस्त। इससे पहले हम आपसे जो बात कर रहे थे उसमें ये था कि यानी जो आप इंडिया की अफवाज के सलूक के बारे में बात कर रहे थे, तो और जो आप लोगों का वहाँ रोब दबदबा था, यानी कि पाक अफवाज का वहाँ पे रोब दबदबा जो है वहाँ पे भी कायम रहा, इंडिया में भी बिल्कुल कायम रहा। और वो हमें यही कोशिश करते थे कि हम इन्हें दला फुसला कर रखें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो कमांडर ईस्टर्न कमांड थे अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है या जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि वो एक दलेर अफसर थे। ठीक है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी? बिल्कुल, वो बहुत दलेर थे, इसमें कोई शक नहीं। वो आखिरी दम तक, फाल से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आखिरी गोली आखिरी बंदा होगा, और इस बार हम सब ने लबैक कहा था कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। लेकिन लास्ट पे मैं फिर ये कहूंगा कि मगरिब पास जो सर्कुलर आया था, जिस पर तमाम कमांडिंग अफसर ने दस्तखत किए थे कि हम एग्रीड है, 7 डॉक्टर भी था दस्तखत करवाने के लिए जब आए, और बताया सर्कुलर में ये लिखा था कि अगर आप लोगों ने हथियार न फेंके तो मगरिब पाकिस्तान खतरे में, लिहाजा मगरिब पाकिस्तान को बचाना है। कमांडिंग अफसर ने तब दस्तखत किया। अदरवाइज कमांडिंग अफसर लड़ने के लिए इंफरादी तौर पर भी तैयार थे और इंडिविजुअली भी तैयार थे। सरदार अयाज खालिद मटियालवी साहब, वक्त की कमी के बायस आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ खाने पीने के हवाले से क्या इंतजाम थे इंडिया में, और नंबर 2, जब फॉल ऑफ ढाका हो गया तो उसके बाद आप लोगों के क्या जज्बात थे, वहाँ की आवाम के क्या जज्बात थे, उस बारे में थोड़ा सा आप आखिरी कंक्लूजन दे दें। आवाम बहुत अफसरदा थी वहाँ की मैक्सिमम, वो नहीं चाहते थे कि फॉल ऑफ ढाका हो, और हमारे जज्बात तो बड़े अजीब थे जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसको मैं क्या कहूँ कि हम खुश थे, नाखुश थे, क्या थे, खून मुंजमद थे, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं।
اور کافی لوگوں کا یہ جذبہ تھا کہ ہمیں آخری دم تک آخری گولی تک لڑنا چاہیے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سرنڈر ہوئے 6 آسام نٹور میں تھی, وہ ڈرے ڈرے تھے, جبکہ ہم ڈرے ہوئے نہیں تھے, ہم شہروں کی طرح ادھر پھر رہے تھے, لیکن وہ ہمیں سہمے لگتے تھے. اور اس وقت بھی ہم چاہتے تھے کہ یار یہ کوئی شرارت کرے ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ جو ہے ٹکر دیں, لیکن افسوس ایسا نہ. بہت شکریہ ایاز خالد مٹھیالوی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ سے چند سوالات کیے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے یہ معلومات افزا ہوں گے اور ان کے علم میں اضافہ ہوگا, اور تاریخ سے یقیناً ان کو تھوڑی سی شناسائی ہوگی کہ ایکچوئل ہماری تاریخ کیا ہے اور بتائی کیا جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بتائیں کہ آرمی وہاں پر انڈیا کے مقابلے میں 10 نہیں 20 کی تھی, کیونکہ انڈیا کے وہاں سے جان باز کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں, جس کی بعد میں تائید کی ہے مودی نے, وہ بھی انٹرڈ ہو چکے تھے. اور گھریلو دشمن سے لڑنا سب سے مشکل, اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ ایاز خالد مٹھیالوی صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, اور یقیناً آپ کا یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک ریکارڈ ثابت ہوگا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی شہزاد حسین بٹی کو شہزاد بٹی آفیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.